हेलो क्लास 10th अनालिसिस स्टूडेंट्स। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बेहतर और अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम इस समय हर एक चैप्टर के टॉप 5 क्वेश्चन देख रहे हैं और इस बार जो हम लेकर आए हैं वो है टॉप 5 क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आंसर और मतलब चैलेंजेस टू इंडियन डेमोक्रेसी, यानी कि भारतीय लोकतंत्र में चुनौतियाँ। अब भारतीय लोकतंत्र में चुनौतियाँ किस तरह से है, किस तरह से काम हो रहा है, वो सब कुछ हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। फिलहाल मैं हूं अमित अवस्थी, आप लोगों का स्वागत है यहाँ पे। और अभी तक जितने भी हमने वीडियोस डाले हैं उस सब में अपने बहुत अच्छा प्यार दिखाया है, बहुत ज़्यादा व्यूज़ वगैरह भी दिए। अब उम्मीद करता हूँ कि इससे ज़्यादा दिखेगा, क्योंकि अब हम आ गए हैं एग्ज़ाम्स के बिल्कुल करीब। और मैं कोशिश करूँगा कि आपकी किसी भी टॉपिक पर किसी भी तरह से कोई भी ऐसा संदेह ना हो, ऐसा कोई डाउट ना हो जो भी पेपर में आपके छूट सकें। ठीक है, मैं यहाँ पे हूँ, आप यहाँ पे हैं और हम करेंगे इस बार बिल्कुल ताबड़तोड़ तैयारी और एक बेहतर स्कोर के साथ हम इस सफ़र को ख़त्म करेंगे। तो आप सभी लोग इस सफ़र में हैं, आप लोगों को शुभकामनाएं आगे की। और शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो चैप्टर जो है चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी, ये इंडियन डेमोक्रेसी के ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उसके अंदर जो भी चैलेंजेस वगैरह हैं उसको कैसे सॉल्व किया जाए। इसीलिए ये ना केवल आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बल्कि कई क्लासेस के अंदर इस तरह से एक चैप्टर डाला जाता है ताकि भारतीय लोगों को ये पता हो कि चैलेंजेस किस तरह के आते हैं। ठीक है, तो मैटर ये भी करता है। क्लास 9th और 10th, तो इसमें सबसे ज़्यादा इंडियन डेमोक्रेसी में चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। तो फिलहाल हम बात करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, भारतीय लोकतंत्र को पहले समझिए और उसकी चुनौतियों को हम बाद में समझेंगे। तो भारतीय लोकतंत्र क्या है? देखो, लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों का शासन, लोगों के लिए शासन, लोगों के द्वारा शासन। ठीक है, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। और जब हम ऐसी बातें करते हैं कि फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, इसका मतलब होता है कि जिस भी देश में 18 साल से ऊपर लोगों को पूरी तरह से एक आज़ादी मिल जाती है वोटिंग की, उस देश के अंदर डेमोक्रेसी होती है। तो वहाँ फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल की वैल्यू है। क्लियर? तो सबसे बड़ी बात यह है कि इंडियन डेमोक्रेसी का डेफिनेशन आपने सुन ली, जो कि अब्राहम लिंकन, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे पहले, उनके द्वारा लिखी गई थी ये डेफिनेशन, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। ठीक है, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। और ये चीज़ें आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होता। 9th क्लास में पहला चैप्टर संविधान की ओर कैसे, उसके अंदर भी आपने ये चीज़ पढ़ी होगी। तो उम्मीद करता हूँ आप 9th पढ़ के आए हैं तभी यहाँ पे हैं। चलिए, तो बात करते हैं थोड़ा सा भारतीय लोकतंत्र में प्रमुख चुनौतियाँ कौन कौन सी है। स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। सबसे पहले है कि भारतीय लोकतंत्र के अंदर जब चुनौतियों की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है आज की डेट में कास्टिज्म एंड कम्युनलिज्म बहुत ज़्यादा है ना। हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखते हैं। चलिए ऊपर कर लेते हैं, छोटा करते हैं इसको थोड़ा सा। और अब हम देखते हैं, देखिए तो पहला जो है हमारे सामने कास्टिज्म एंड कम्युनलिज्म। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, इसके मतलब के बारे में जब हम बात करते हैं तो याद रखना कि एक मिनट, हाँ, तो कास्टिज्म यानी जातिवाद और सांप्रदायिकता, यार ये बहुत ज़्यादा होता है भारतीय अर्थव्यवस्था में। अगर कहीं रुकावट है तो कहीं ना कहीं भारत के लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ी चुनौती जातिवाद को लेकर ही सामने खड़ी होती है, सामने प्रेजेंट होती है जातिवाद। और दूसरा क्या है आपका? जी हाँ, जातिवाद के साथ साथ सांप्रदायिकता। पहली बात तो जातिवाद समझो। सबसे ज़्यादा यूपी बिहार के क्षेत्रों में जाके देखो, वहाँ पे जातिवाद बहुत होता है कि भैया ये मेरी जाति का है, वो उसकी जाति का है। यहाँ तो जातिवाद के चक्कर में कोई बढ़िया फैसला नहीं हो पाता लोकतंत्र में। पहला कारण ये है। दूसरा होता है कि सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता का मतलब होता है कि जो कम्युनलिज्म होता है, जैसे कि हिंदू मुस्लिम करना ना, ये बहुत ज़्यादा इस समय इंडिया में हो रहा है 2014 के बाद। ठीक है, और इसलिए भी कि शायद जो ऐसा कहते भी कि भाई पहले हिंदू सो रहा था तो अब जाग रहा है। ठीक है, अपने राइट्स को लेकर जाग रहा है। तो कहीं ना कहीं अब इक्वालिटी का मतलब पता चल रहा है कि भाई सबको अपना एक राइट होना चाहिए, सबकी एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, हर रिलीजन में एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, और इस तरह पे काम किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है कि आज की डेट में कम्युनिज्म बहुत ज़्यादा हो गया, सांप्रदायिकता बहुत ज़्यादा हो गया। हम बीजेपी को हिंदू पार्टी मान लेते हैं। ठीक है, बाकी फिर असदुद्दीन ओवैसी को एक मुस्लिम पार्टी की तरह प्रेजेंट करते हैं। वैसे वो तो मुस्लिम पार्टी है, मगर हिंदू मुस्लिम बहुत ज़्यादा आज के डेट में देखने को मिलता है। तो पहला तो है कास्टिज्म एंड कम्युनलिज्म। दूसरा था करप्शन। करप्शन
तो ये तो यार ये तो मतलब इसको तो आप यूनिवर्सल में रख लो कि भाई करप्शन तो हर जगह है, ठीक है। तो करप्शन का मतलब यही होता है कि मिसयूज़ किया जाता है पावर को, ठीक है, समाज का, ये मान लो व्यक्तिगत लाभ के लिए सत्ता का दुरुपयोग बहुत ज़्यादा होता है। आप किसी भी नेता के घर पे देख लो, अगर रेड पड़ी हो तो जाहिर सी बात है हमें ये देखने को मिलता है, किसी भी नेता के यहाँ रेड पड़ी हो वो नेता कहीं ना कहीं करोड़पति ही होगा, ठीक है। उसकी सैलरी इतनी नहीं होगी जितना उसके घर में पैसा छुपा होगा। तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार तो है लोकतंत्र में, और ये सबसे बड़ी चुनौती में से एक है, जो है ना, करप्शन जो भी है, ठीक है। थर्ड आता है आपके सामने क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। जाहिर सी बात है यार, राजनीति में आज की डेट में अपराधीकरण बहुत हो गया। राजनीति में अपराधीकरण से आप क्या समझते हैं? तो राजनीति में अपराधीकरण से जब आप बात करते हैं तो इसके अंदर क्या है कि अपराधियों को नेता चुन लिया गया, ठीक है। अब तो कुछ दिन पहले यूपी बिहार में बहुत होता था, अब जैसे अतीक अहमद है ना, कितने लोगों के घर दूर जा रहे हैं, कितने लोगों को जान से मारा, और इस समय में वो सपा के बहुत बड़े वरिष्ठ नेता में से एक थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमें ये देखने को मिलता है कि ये जो अपराधीकरण है राजनीति में, ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है। समझ में आ गया? चलो अगला आता है बेरोजगारी, गरीबी और बेरोजगारी। तो सबसे ज़्यादा ये भी होता है कि पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। आर्थिक असमानता के कारण मानव समाज में क्या हो रहा है, अशांति हो रही है। और लास्ट है अशिक्षा और राजनीतिक जागरूकता की कमी, यानी आज के डेट में इलिटरेसी और लेक ऑफ पॉलिटिकल अवेयरनेस। लोगों को पॉलिटिकल अवेयरनेस का मतलब नहीं पता, यानी कि इन द सेंस कि किसको वोट देना चाहिए, क्यों देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, मालूम ही नहीं है लोगों को, ठीक है। बस ये है कि भैया मुफ्त का दे दो तो इनको वोट दे देते हैं, इनको ये मिल गया तो ये धर्म की बातें कर रहे हैं, इनको वोट दे। मतलब एक सही मुद्दा जो है ना, विकास के मुद्दे पे बात की ही नहीं जाती किसी नेता के द्वारा। सबको पता है कि भैया अगर विकास की बात करोगे तो कोई वोट नहीं देगा। हाँ, अगर आप बात करोगे भैया हम तुम्हारे लिए ये कर देंगे, हम तुम्हारे लिए फ्री कर देंगे, हम तुम्हारे लिए ये बना देंगे, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की, ठीक है। समझ में आ गया? चलो तो दूसरा क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये तो पहला क्वेश्चन था, आप ये PDF ले लीजिएगा, नीचे दिए हुए नंबर पे मैसेज करके, या तो भी अभी नंबर आया था ना उस नंबर पे मैसेज करके। तो क्वेश्चन है दूसरा, जातिवाद भारतीय लोकतंत्र को कैसे प्रभावित करता है? यार देखो, हाउ डज कास्टिज्म अफेक्ट इंडियन डेमोक्रेसी? तो कास्टिज्म वीकेंड्स डेमोक्रेसी बाय, ठीक है, तो इन्फ्लुएंसिंग इलेक्शंस बेस्ड ऑन कास्ट रेदर देन मेरिट, डिवाइडिंग सोसाइटी एंड क्रिएटिंग सोशल अनरेस्ट, या ना, लीडिंग टू डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वालिटी, और हिंडरिंग नेशनल यूनिटी एंड डेवलपमेंट। तो कुल मिला के दोबारा बात कर लेते हैं इस पर। मैंने कहा कि जातिवाद लोकतंत्र को कमज़ोर करता है। क्यों कमज़ोर करता है? चुनाव में योग्यता के बजाय जाति का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि इसमें आप लीडर से उसकी योग्यता नहीं पूछते, आप उसकी जाति पूछ लेते हैं। भैया किस जाति को? अच्छा इस जाति की, तुमको हम ही वोट देंगे क्योंकि तुम हमारी जाति को। तो आप भूल जाते हो कि भाई जाति तो ठीक है, मगर क्या उसकी जो हरकतें हैं वो है वोट लेने लायक, कि वो क्या सही में काम करने लायक है कि नहीं है, ये हमें देखना चाहिए। समाज में विभाजन और अशांति उत्पन्न होती है यार। जब आप अपने कास्ट के बंदे को देखते हो तो जाहिर सी बात है सामने वाले भी अपने कास्ट के बंदे को देगा, तो कहीं ना कहीं कास्टिज्म ही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन रहा है, ठीक है। तो अशांति भी उत्पन्न होगी, भेदभाव और असमानता को बढ़ावा मिलता है, फिर वो अपने कास्ट के लिए काम करेगा, बाकी कास्ट को साइड में डाल देगा, तो ये भी असमानता होती है। फिर राष्ट्रीय एकता और विकास में बाधा होगी, ठीक है। इससे आप ये तो नहीं कह सकते हो कि ये तो नहीं कहोगे कि भाई नेशनल यूनिटी बनी रहेगी। कैसे नेशनल यूनिटी बनी रहेगी? आपने अपनी जाति के लिए काम किया, अगला बंदा भी अपनी जाति के लिए एक नेता ढूंढेगा, है ना, तो क्या यूनिटी बन पाएगी? नेशनल यूनिटी नहीं बन पाएगी। तो विकास में कहीं ना कहीं, डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। एंड थर्ड क्वेश्चन है, लोकतंत्र पर भ्रष्टाचार का क्या प्रभाव पड़ता है, यानी व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ करप्शन ऑन डेमोक्रेसी? यार जाहिर सी बात है, देखो लोकतंत्र पे अगर भ्रष्टाचार का प्रभाव ना पड़े तो फिर लोकतंत्र ही क्या है ना, क्योंकि इससे क्या होता है, भ्रष्टाचार इस तरह से प्रभावित करता है कि वीकेंड पब्लिक ट्रस्ट इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, यानी सरकारी संस्थानों में जनता का विश्वास कमज़ोर होता है। अब जैसे सरकार, अब किसी भी दफ्तर में चले जाओ तो इनको तो इतना पता है कि कोई काम नहीं हो रहा, तो इसका मतलब टेबल के नीचे से पैसा दो और सारा काम आसानी से हो जाएगा, है ना। तो कुल मिला के भ्रष्टाचार तो हर जगह है आजकल, भ्रष्टाचार ही तो उनके खाने में अचार का काम करता है ना। तो कुल मिला के ये है कि सरकारी संस्थानों में जनता का विश्वास कमज़ोर हो रहा है भ्रष्टाचार के कारण। और फिर डाइवर्स पब्लिक फंड्स मींट फॉर डेवलपमेंट, यानी चुनाव में अनुचित प्रथाओं को बढ़ावा दिया जाता है ना। वो इस तरह के, है ना, अनफेयर इलेक्शंस पे, मतलब प्रैक्टिसेस पे काम किया जा रहा है, ना कि जो काम सही तरीके के करने चाहिए उस पर नहीं काम किया जा रहा, बल्कि वो बस इस पे है कि अच्छा तुम्हारा ये काम करना, पैसे दो, काम हो जाएगा। मतलब ये हमने उन्हें चुन के बैठाया और वो हम ही से पैसे ले रहे, देखो, ठीक है। फिर विकास के लिए निर्धारित धन का दुरुपयोग, ठीक है। विकास के लिए पैसा दिया जाता है, टैक्स वगैरह जाता है, और वो भ्रष्टाचार करते हैं, है ना।
तो अभी जैसे रेखा गुप्ता कहती हैं कि भैया हम इन्हें बसों के नाम पे करोड़ों रुपए का घोटाला नहीं करने देंगे, हमने उसकी भी जांच शुरू कर दी है, हमने शराब घोटाले की जांच कर दी है शुरू, ठीक है, रिवर यमुना के नाम पे हज़ारों करोड़ रुपए लिए, वो साफ़ सफाई नहीं की। तो ये सब भ्रष्टाचार ही का ही तो गुणगान कर रहे हैं, भ्रष्टाचार के बारे में ही तो बात कर रहे हैं। अभी एक जज के आप रेड पड़ी, करोड़ों की संपत्ति निकली, 3 दिन में न्यूज़ मीडिया बंद हो गई, चुप हो गई। अब पता ही नहीं कि भाई उसके यहाँ घर में क्या पड़ा है क्या नहीं पड़ा है। वो जज भी घर में बैठा है, सब घर में बैठे हुए, रेड कैंसिल कर दी गई। तो कहीं ना कहीं बड़े अफसर को भ्रष्टाचार में छूट मिल जाती है, क्यों पैसा है तो सब कुछ है ना। एक समय 2013 तक अमित शाह जी जो है हमारे बीजेपी के, वही कहते थे कि हेमंत कुमार विश्व है ना, जो आपके असम के सीएम है, वो उनके खिलाफ पीछे पड़े रहते थे कि इनको जेल पहुंचाएंगे। जैसे वो बीजेपी पार्टी में आए, वॉशिंग पाउडर निरमा, है ना, तो धुल गए बिल्कुल हेमंत कुमार बिस्वा। तो कहीं ना कहीं ये होता है कि आज के दिन में राजनीतिकरण भ्रष्टाचार से बहुत दूर हो चुकी है। आप भ्रष्टाचार कर रहे हो, अगर आप राजनीति के रूलिंग पार्टी में हो तो आप बचे रहोगे, जैसे रूलिंग पार्टी से आप अपोजिशन में गए आपको उठा के जेल में डाल दिया जाएगा, सीधी बात है ना। वो यही है, और करता हर कोई है। चलो भाई, लीड्स टू पुअर गवर्नेंस एंड पॉलिसी फेलियर, तो यानी खराब शासन और नीतिगत असफलताओं को जन्म देता है। ऑब्वियस सी बात है, आप करप्शन कर रहे हो और करप्शन में आप क्या सोचते हो कि आपको एक बेहतर पॉलिसी मिलेगी? बिल्कुल नहीं। चलिए अगला देखते हैं। एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज फ्रंट ऑफ अस, दैट हाउ डज द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हार्म डेमोक्रेसी। ठीक है, तो राजनीति का अपराधीकरण लोकतंत्र को कैसे नुकसान पहुंचाता है, इस पे काम करते हैं। तो पहला तो ये है कि भाई राजनीतिक अपराधीकरण जो है वो अपराधियों को विधायी निकायों में प्रवेश मिल जाता है। ठीक है, ये तो क्रिमिनल है, ऊपर से उसको पावर मिल गई। तो आप सोचो, एक क्रिमिनल को पावर मिलने का मतलब क्या हो जाता है ना। तो जाहिर सी बात है वो क्या करेगा, कानून को तोड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, कानून व्यवस्था को कमज़ोर कर दिया उसने, कानून व्यवस्था को कमज़ोर किया। उसके बाद भ्रष्टाचार करेगा ही करेगा, मिसयूज़ करेगा पावर को, और क्रिएट करेगा अपना डर आम नागरिकों के बीच में, या ईमानदार नेताओं में या नागरिकों के बीच में डर का माहौल पैदा कर देगा वो। ठीक है, और इसलिए ज़्यादातर हमने देखा गुंडे वगैरह होते हैं, यही आगे जाके पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हैं और आगे यही बनते भी है। इनको डर भी नहीं लगता किसी चीज़ से, है ना। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो अपराधीकरण जो है वो राजनीति में बहुत गंदी चीज़ है, बहुत खतरनाक चीज़ है। अब तो कुछ नहीं, बिहार में तो तेजाब से नहला दिया जाता था अपराधीकरण के चक्कर में, है ना। तो एक समय ऐसा भी काम था। ठीक है, तो बिहार तो अब बहुत खतर गया, वरना एक समय में बिहार की राजनीति और पूरे इंडिया की राजनीति बिल्कुल अलग अलग थी। ठीक है, एक तरफ बिहार की राजनीति, दूसरा इंडिया की राजधानी, मतलब बाकी स्टेट की राजनीति। ठीक है, इतनी खतरनाक थी। ठीक है, क्योंकि कहते हैं ना कि बिहार के अंदर या तो एक नेता बनता था, है ना, या तो IAS बनता था, या तो अफसर या नेता, है ना। चलिए भाई, 5th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाउ कैन डेमोक्रेसी इन इंडिया बी स्ट्रेंथन, यानी भारत में लोकतंत्र को कैसे मजबूत किया जाए। पहले तो इंश्योर करो कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करोगे। ठीक है, यानी डेमोक्रेसी जो इंडिया में है उन्हें पहले ताकत देखने के लिए पहले माइंड में ये डालो कि भैया लोकतंत्र में भारत के क्या है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा। ठीक है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करें, बिल्कुल सुनिश्चित करें कि भैया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होगा। पहला तो ये। दूसरा है रिड्यूस करेंगे करप्शन थ्रू स्ट्रिक्ट लॉज। ठीक है, फिर सुनिश्चित करेंगे कि भैया कड़े कानूनों के जरिए भ्रष्टाचार को कम करना। ठीक है, भ्रष्टाचार को क्या किया जाएगा, कम किया जाएगा। ठीक है, कड़े कानूनों के जरिए भ्रष्टाचार को कम किया जाएगा, ये भी याद रखना। ठीक है, तो भ्रष्टाचार को कम करेंगे तब ऐसा होगा। ठीक है, फिर तीसरा आ रहा है इंकरेजिंग एजुकेशन एंड पॉलिटिकल अवेयरनेस, कड़े कानूनों के जरिए भ्रष्टाचार को कम करना। ठीक है, सॉरी, शिक्षा और राजनीतिक जागरूकता को बढ़ावा देना। ठीक है, प्रत्येक वर्ग के लोगों को शिक्षा के बारे में पता होना चाहिए, अवेयर करना चाहिए। एंड फोर्थ पॉइंट है जाति और धर्म आधारित राजनीति के बजाय राष्ट्रीय एकता को एक प्राथमिकता देना। यानी कि अब जाति धर्म जो वगैरह कर रहे हैं ना, इससे बेहतर है कि आप राष्ट्रीय एकता यानी कि नेशनल यूनिटी पे काम करें, ताकि हर बंदा अपने देश के डेवलपमेंट के बारे में सोचे, ना कि अपने कास्ट या फिर अपने रिलीजन के बारे में। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज स्ट्रेंथनिंग इंस्टीट्यूशन लाइक द जुडिशरी एंड इलेक्शन कमीशन, यानी न्यायपालिका और चुनाव आयोग जैसे संस्थानों को सशक्त बनाएं। यानी कि आप चुनाव आयोग को पता होना चाहिए कि कोई धांधलेबाजी तो नहीं हो रही चुनाव में, और न्यायपालिका जुडिशरी को पता होना चाहिए कि कोई भी क्रिमिनल कोई भी किसी भी तरह का बड़े पद पे न बैठे, ताकि वो अपने पावर का मिसयूज़ कर सके। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, तो कैसा लगा आज का लेक्चर आप लोगों को,
और क्या आप लोगों को ऐसे लेक्चर और चाहिए और नए चैप्टर्स पे चाहिए। बाकी जो भी आपके माइंड में है, सवाल हो, कोई भी डाउट हो, तो नीचे दिए हुए नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। बाकी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जो इसे देखते हो एक कमेंट तो दीजिएगा करो, ताकि मुझे पता चले कि भैया इतने लोग तो देखते हैं मेरी वीडियो, ठीक है। तो जितने व्यूज़ आएगा मैं उतने ही कमेंट देखना चाहता हूँ। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि देखो आपका एक लाइक और एक कमेंट हमें एक मोटिवेशन देता है, ताकि चैनल पे हम और ज़्यादा काम कर सकें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।